So today is the second topic of this fifth chapter, that is popular struggles and movements. कल हमने पढ़ा Nepal's struggle for democracy. Today we are going to discuss about Bolivia's water war. बोलिविया में पानी के मसले पर एक पॉपुलर मास मूवमेंट चली, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको पहले पता होना चाहिए कि जो बोलिविया है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में से एक छोटी सी और एक पुअर कंट्री है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज उन कंट्रीज को कहते हैं जिन साउथ अमेरिकन और कैरिबियन कंट्रीज में स्पेनिश, पोर्चुगीज या फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनको हम कहते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो जहां तक बोलिविया ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहां की स्ट्रगल डिफरेंट थी एज कंपेयर टू द नेपाली स्ट्रगल जो हमने कल पढ़ी डेमोक्रेसी के लिए। वहां पे ये स्ट्रगल उससे कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरीके से है कि एक स्पेसिफिक इशू पे वहां पर बेसिक डेमोक्रेटिक मसला था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यहां पे डेमोक्रेसी थी, लेकिन एक स्पेसिफिक मसला था, एक स्पेसिफिक इशू रेज हुआ जिस पर लोगों को एक मास मूवमेंट चलानी पड़ी। तो दूसरी बात, यह मसला क्या था? असल में चूंकि एक पुअर कंट्री है, कहा जाता है कि एवरेज जो वहां पे पर फैमिली की जो पर मंथ इनकम है वो तकरीबन कितनी है? 5000। लेकिन क्योंकि ये पुअर कंट्रीज जो है उनको वर्ल्ड बैंक और जो IMF है वो उनको कर्जे देते हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने गवर्नमेंट को प्रेशर किया कि आप जो म्युनिसिपल वाटर्स है, जो शहरों और कस्बों में गवर्नमेंट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती है, आप उसको प्राइवेटाइज कीजिए। तो बाहर से एक MNC आ गई। MNC मतलब मल्टी नेशनल कंपनी। आप ये काम उनको सौंपिए तो इसको प्राइवेटाइज कीजिए। तो गवर्नमेंट ने वही किया। नतीजा निकला कि एक ही महीने की जो फीस थी वो तकरीबन 4 टाइम्स इंक्रीज हुई। Per month, a household was getting a water bill of about 1000 rupees, when the average income was only 5000. तो जब आप पानी के लिए पानी की बिल सिर्फ 1000 की भरेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा महंगी है उस मुल्क में जहां पर एवरेज इनकम सिर्फ 5000 पर हाउस होल्ड है। अब देखिए इससे क्या हुआ कि 2000 में ये मसला हुआ। 2000 में वहां पर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे थी, जो मूवमेंट चलाने वाले जब अब मोबिलाइज हुए तो उन्होंने 4 दिन की एक स्ट्राइक दी, 4 डेज स्ट्राइक। ठीक, तो जब 4 दिन की स्ट्राइक हो गई तो गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू कम ऑन द टेबल। गवर्नमेंट को मजबूरन टेबल पे आना पड़ा बातचीत करने के लिए, लेकिन निगोशिएशन से कुछ मिला नहीं। निगोशिएशन से कुछ भी मिला नहीं। तो नतीजा ये निकला कि वहां पर थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हुई गवर्नमेंट, ये स्ट्राइक। फिर फरवरी में दोबारा शुरू हुई, लेकिन वापस क्या मिला? ब्रूटल पुलिस फोर्स। गवर्नमेंट ने अब पुलिस फोर्स को इस्तेमाल किया और ब्रूटली इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की। अब देखिए उसके बाद अप्रैल में दोबारा शुरू हुई मूवमेंट, तो अब मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ। यानी मार्शल लॉ में क्या होता है कि वहां पर जो भी बेसिक सिविल लिबर्टीज होती है, जो भी फंडामेंटल राइट्स है, वो सस्पेंड रहते हैं। उस वक्त आपको जो आम डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का हक है, किसी चीज इशू पर लोगों को मोबिलाइज करके उसके खिलाफ गवर्नमेंट को तनकीद करने का हक है, लेकिन जब मार्शल लॉ होता है तो वहां पर ये सभी राइट्स क्या होते हैं? सस्पेंड होते हैं। ठीक, तो जब मार्शल लॉ हुआ, लेकिन लोग इस वक्त तक इतने मोबिलाइज हुए थे, इतने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में थे, वहां पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स, मुख्तलिफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, वो इतने एक्टिव हुए थे कि उन्होंने लोगों को उस वक्त तक मोबिलाइज किया हुआ था। तो लोगों की मोबिलाइजेशन से क्या हुआ
कि जो मल्टीनेशनल कंपनी जिसने वो प्राइवेटाइजेशन में जो असल में मेन पार्टनर थे, जिसने अब वो वहां का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मसला था जो उसके हाथ में था, तो एमएनसी फ्ली हो गई। लोगों ने मजबूर किया मल्टीनेशनल कंपनी को कि आप मुल्क से ही चले जाए। तो नतीजा ये निकला कि एमएनसी गायब एंड गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू एक्सीड टू ऑल द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द प्रोटेस्ट। जिन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था, जिन लोगों ने मास मोबिलाइजेशन एक मूवमेंट चलाई थी इस वाटर के मसले पर, तो मल्टीनेशनल कंपनी अब चली गई क्योंकि लोगों का प्रेशर ज्यादा आ गया। तो नतीजा ये निकला कि जो भी डिमांड्स लोगों की थी, जो भी मोबिलाइजर्स और प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी, वो गवर्नमेंट को माननी पड़ी। और नतीजा ये निकला कि वापस पानी था, वाटर रेस्टोर हुआ और ओल्ड रेट्स पे ही ये रेस्टोर हो गए। ठीक, अब देखिए इसके बाद डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स। हमने दो स्ट्रगल्स देखी, एक नेपाल में, एक बोलीविया में। डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स। डेमोक्रेसी में पॉपुलर स्ट्रगल्स का, मास मूवमेंट्स का क्या रोल होता है? रेंज ऑफ रोल दो नेपाल में हमने देखा और बोलीविया में हमने देखा। फर्क यह है कि नेपाल एक एशियन कंट्री है, बोलीविया एक अमेरिकन कंट्री है। दूसरी बात, नेपाल में जो स्ट्रगल चली वो फंडामेंटली डेमोक्रेसी के लिए चली कि यहां पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी खत्म की थी, बादशाह ने, मोनार्क ने सस्पेंड की थी वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो नतीजा लोग किस लिए लड़ते थे कि बुनियादी तौर पर यहां पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन बोलीविया में डेमोक्रेसी थी, वहां पर मूवमेंट एक स्पेसिफिक इशू के लिए थी जिसको हम कहते हैं बोलीवियन वाटर वार। बोलीविया का वो जंग जो किस पे लड़ा गया? पानी के मसले पर। अब देखिए दोनों जगह पर जो मूवमेंट थी वो सक्सेसफुल रही। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पर मास मोबिलाइजेशन हुई, मास पार्टिसिपेशन हुई, आम लोगों ने इस स्ट्रगल में हिस्सा ले लिया। तो नतीजा ये कि बोथ वर सक्सेसफुल बट दे आर हैविंग डिफरेंट इंपैक्ट्स, क्योंकि वहां पे एक इशू था, वहां पे दूसरा इशू था, इसलिए इश्यूज के बुनियाद पे उनका जो इंपैक्ट था वो अलग था। अब देखिए सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटी यह है कि बोथ आर द स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। वहां पे भी एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था, बोलीविया में भी, क्योंकि अगर वो वाटर वार ही था, आप पानी के मसले पे ही वो मसला, लेकिन था क्या? डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिकली लोगों ने उसको सॉल्व किया। तो यहां पे भी डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट था और वहां पे भी डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट। ये सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी, यहां पे भी ये पॉपुलर स्ट्रगल, मास मोबिलाइजेशन हुई और वहां पर भी पॉपुलर स्ट्रगल जिसमें आम लोग हिस्सा लेते हैं, तीसरी बात, मास मोबिलाइजेशन नेपाल में भी हुई और मास मोबिलाइजेशन बोलीविया में भी हुई। और यहां पर भी मास मोबिलाइजेशन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चली, वहां पर भी मास मोबिलाइजेशन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चली, लेकिन और दोनों जगह वो कामयाब भी हुई। मास मोबिलाइजेशन ने नेपाल में भी जीता और बोलीविया में भी। और लास्ट पॉइंट सिमिलरिटी इसमें यह थी कि दोनों जगह पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या प्रेशर ग्रुप्स का एक क्रिटिकल रोल देखने को मिला। अगर आप यहां देखेंगे 7 पार्टीज अलायंस बनी, तो लेकिन उन्होंने किसके खिलाफ काम किया? जो उस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स से जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के खिलाफ एक क्रिटिकल रोल यहां पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया। और वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन ये मूवमेंट चलाती थी उसने भी एक क्रिटिकल रोल अदा किया, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है कि यहां पर भी क्रिटिकल रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था और वहां पे भी। दीज आर द सिमिलरिटीज इन बोथ द मूवमेंट्स। अब देखिए इन सारी चीजों को देखकर हमें पता चला कि हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। 3 पॉइंट्स इस कंक्लूजन में आपको याद रखिए। नंबर 1 कि हम देखते हैं तमाम दुनिया में जो डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई,
जो आहिस्ता आहिस्ता से डेमोक्रेटिक सेटअप मजबूत दुनिया में हुआ, तो उसके लिए पॉपुलर स्ट्रगल्स चलानी पड़ी। बसा औकात कहीं पे डेमोक्रेसी थी, लेकिन क्रिटिकल पोजीशन पे उस डेमोक्रेसी को सस्पेंड करने की कोशिश की गई। जैसे आपने देखा नेपाल में डेमोक्रेसी लाई गई थी, लेकिन इनफेंसी में ही उसको बादशाह ने खत्म करने की कोशिश की। तो डिफाइनिंग मोमेंट सब जो डेमोक्रेसी है, वहां पर भी स्ट्रगल चलती है। किनके दरमियान? क्योंकि बादशाह के पास पावर था, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो चाहते थे कि हम भी इस पावर में हिस्सा बने, डेमोक्रेसी में ही बन सकते हैं ना। तो दैट मीन्स ये एक स्ट्रगल है उनके दरमियान जो पावर में है और उनके दरमियान जो चाहते हैं कि हम भी पावर का हिस्सा बने। इसको हम कहते हैं द स्ट्रगल बिटवीन दोज हु आर इन पावर एंड दोज हु एस्पायर टू शेयर द पॉलिटिकल पावर। जो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पावर में हिस्सा ले और जो ऑलरेडी पावर एंजॉय करते हैं, उन दो में क्या था? स्ट्रगल। यहां पे भी वहां पे भी आप देखिए। अच्छा, आप देखिए ये स्ट्रगल्स हम देखते हैं कहीं पे डेमोक्रेसी थी ही नहीं, जैसे हमने श्रीलंका में या यहां पर नेपाल में देखा। डेमोक्रेसी वजूद में लाने के लिए भी लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है। बल्कि तमाम दुनिया में अगर आप देखेंगे, डेमोक्रेसी आहिस्ता आसानी के साथ नहीं आई। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग एंड कम्बरसम स्ट्रगल थ्रू आउट द वर्ल्ड कि डेमोक्रेसी इवॉल्व हो। जब इवॉल्व हुई to strengthen the government, to strengthen the democratic institutions, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए भी स्ट्रगल्स चलानी पड़ी, मोमेंट्स चलानी पड़ी, और वहां पे भी मास मोमेंट्स चली। याद करिए, to deepen the roots of democracy। अब डेमोक्रेसी आ गई, इंस्टीट्यूशंस भी बने, लेकिन अब इसके रूट्स मजबूत होने चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग रूट्स पे बननी चाहिए। आप देखेंगे कि अभी भी 2023 में भी बहुत सारे मुल्कों में, दुनिया में इस डेमोक्रेसी के रूट्स को मजबूत करने के लिए स्ट्रगल, एक्सपेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी एंड डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इन तीनों के लिए आपको मास स्ट्रगल्स और मास मूवमेंट्स चलानी पड़े। अब देखिए दूसरी बात, बात का जो डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स है, विद इन डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जैसे आपने बोलीविया में देखा, पता कि डेमोक्रेसी थी लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लोगों के गवर्नमेंट के बीच में एक तजाद पैदा हुआ कि यह प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये काफी महंगा हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इसमें भी ये इश्यूज बाज औकात रिजॉल्व होते हैं मास मोबिलाइजेशन से, मास मूवमेंट से, मास स्ट्रगल से। कभी आप देखेंगे कि विद इन पार्लियामेंट ये मसले हल होते हैं, मतलब जो अपोजिशन है वही लोगों के इश्यूज उठाती है, तो जो एक्टिंग गवर्नमेंट होती है उसको प्रेशर आता है कि हमें इनकी डिमांड्स जो है उनको मानना पड़ेगा। लेकिन अक्सर जब खतरनाक डिस्प्यूट्स बनते हैं डेमोक्रेसी में, जब स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट्स होते हैं, जब काफी गंभीर मसले होते हैं डेमोक्रेसी में, तो उन मसाइल को पार्लियामेंट में नहीं, उन मसाइल को लोग फिर सड़कों पे ही सॉल्व करते हैं, मास मोबिलाइजेशन के जरिए, मास मूवमेंट्स के जरिए, पॉपुलर स्ट्रगल्स के जरिए। तीसरी बात, इसमें एक मसला है एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस आपने पढ़ा होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद ब खुद होती है। इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि लोगों को कहने के लिए अगर कोई होगा भी नहीं, वो खुद ब खुद मोबिलाइज होते हैं। मसलन यही बोलीविया का मसला देखिए, जिस घर में 250 रुपए की बिल पहुंचती थी, अब 1000 की पहुंची, तो ऑटोमेटिकली ही गॉट मोबिलाइज्ड। There was no need of any political power or any orator or any organization or any pressure group or any interest group to mobilize them. They got themselves mobilized. वो खुद ब खुद मोबिलाइज हुए। तो इसमें एक स्पॉन्टेनिटी होती है। लेकिन जब स्पॉन्टेनियसली लोग किसी इशू पे मोबिलाइज हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, जब तक उनको एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं होगी, तब तक उनकी स्ट्रगल न मजबूत बनेगी न गोल ओरिएंटेड बनेगी। क्योंकि आम लोगों को मत पता होता है कि अच्छा अब ये इनजस्टिस हमारे साथ हुई, लेकिन अब मसला हल कैसे हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाए या एक ऑर्गेनाइज्ड कोई सिस्टम आ जाए, चाहे वो प्रेशर ग्रुप्स हों, चाहे वो इंटरेस्ट ग्रुप्स हों, चाहे वो ट्रेड यूनियंस हों, चाहे वो लेबर यूनियंस हों, चाहे वो और कोई, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होना चाहिए जो उस एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी जो खुद ब खुद लोग मोबिलाइज होते हैं उसको गोल ओरिएंटेड बनाए। ठीक, और लास्ट में रोल ऑफ लीडरशिप।
इन सारी मोमेंट्स में लीडरशिप का रोल अहम होता है। और लीडरशिप का रोल कभी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे आपने नेपाल में देखा एसपीए 7 पार्टी अलायंस ने, उन्होंने क्या, दे प्लेड द रोल ऑफ लीडरशिप। वहां पे फेडिकॉर एक ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त बनी, एक अलायंस बनी, तो उन्होंने लीडरशिप का रोल निभाया। तो कभी प्रेशर ग्रुप और कभी इंटरेस्ट ग्रुप, तो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोसाइटी में, वो इन मोमेंट्स को गोल ओरिएंटेड बनाने के लिए लीडरशिप का रोल इख्तियार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड इट।